मैं चाहता हूं कि आज, क्योंकि यह हास्य कवि सम्मेलन है, होली का कवि सम्मेलन है, तो हंसी और ठाकों से ही आज के इस कवि सम्मेलन का आगाज किया जाए। क्योंकि दोस्तों, हंसाना किसी को बहुत ही मुश्किल हो चला है कि खुद से ही शर्मिंदा होना पड़ता है, मरते मरते जिंदा होना पड़ता है, और जीवन ऐसे नाच नचाता है हमको, बेमन से गोविंदा होना पड़ता है। मैं यहां पर हास्य कवि संजय बंसल को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। और संजय बंसल के बारे में यहां पर रवि जी ने जो भी परिचय पढ़ा वो वही था जो इन्होंने लिख करके दिया था, और जो लिख करके नहीं दिया वो बताना मेरी आप लोगों को जिम्मेदारी है। ये कवि पहले कवि नहीं था, ये हालातों से कवि बन गया। एक घटना ऐसी हुई इसकी जिंदगी में, जिस घटना ने इसके जिंदगी का रुख मोड़ दिया, और उसके बाद ये कवि बन गया। और वो घटना क्या हुई? जिस समय ये कवि नहीं था, एक बार बस में यात्रा कर रहा था। उसी बस में कुछ कवि और शायर भी यात्रा कर रहे थे, किसी कवि सम्मेलन में जा रहे थे। तो इसको कविताओं के प्रति रुझान तो था ही, तो ये भी उनके बीच में जाकर के बैठ गया। वो लोग अपनी कविताएं, शेरो शायरी सुना रहे थे, एक दूसरे को टाइम पास कर रहे थे, तो इसको भी आनंद आने लगा। ये भी बीच में बैठ करके वाह वाह बहुत खूब करने लगा, तालियां बजाने लगा। उनको लगा कि यार ये बंदा कुछ तो है इसमें हुनर, जो सही बात पर दाद देता है, वाह वाह करता है। बोले भाई साहब आप भी कुछ कविता सुनाओ। बोले नहीं भाई साहब मुझे तो सिर्फ सुनने में आनंद आता है, कविता वगैरह मैं नहीं लिखता। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आप इतनी बारीक से बारीक बात पकड़ लेते हो तो जरूर आप में काबिलियत तो है, शर्माओ मत, सुनाओ आप भी। अब ये फंस गए भाई साहब। इन्होंने कहा चलो ठीक है सुनाता हूं। अब इनकी निगाह एक खिड़की पर पड़ी, वहां पर एक शेर लिखा हुआ था। उस शेर को इन्होंने उठा लिया और बोले तो सुनो फिर। वो सारे बोले इरशाद इरशाद इरशाद। इन्होंने शेर सुनाया, बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। सारे बोले भाई वाह 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 वाह। वो एक शायर जोश में खड़ा ही हो गया, और खड़ा भी वहां हुआ जिस खिड़की के ऊपर शेर लिखा हुआ था। अब वो दूसरी पंक्ति छुप गई उसके पीछे। अब ये फिर फंस गया, बोला फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। वो बोले वाह वाह, अगली पंक्ति बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। अब ये फंस गए भाई साहब। इन्होंने निगाह दौड़ाई, तभी इनको दूसरी खिड़की पर एक और पंक्ति नजर आई। इन्होंने दोनों पंक्ति मिक्स की और शेर पूरा किया। और आपको लगे कि अगर ठीक शेर पूरा कर दिया तो संजय के सम्मान में तालियां आनी चाहिए। इन्होंने पढ़ा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। तो हंसी और ठाकों को आमंत्रित करता हूं मुंबई से, विशेष रूप से आप लोगों के बीच में पधारे हास्य के उस कवि को, उस चितेरे कवि को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम होता है संजय बंसल। मुझे याद आता है एक शेर, कहीं निदा फाजली साहब ने कहा था कि घर से बहुत दूर है मस्जिद, चलो कुछ यूं करें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक बार जोरदार तालियां और संजय बंसल। आदरणीय संजय झाला जी की उपस्थिति हो, वो मंच अपने आप गरिमापूर्ण हो जाता है। मैं चाहता हूं एक बार हम संजय झाला जी की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं और मुझे इजाजत दें ताकि मैं शुरू कर सकूं। मुझे बताया गया कि पहली बार इस तरह की कवि सम्मेलन की महफिल सजी है, और जब इस तरह की कोई महफिल सजती है सर, यकीन मानिए हम कवि लोग, आप इसलिए हम आपके बीच नहीं आते कि हमें कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ पेमेंट मिलती है, कुछ तालियां मिलती है, इसलिए नहीं आते। हमारे आने का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य स्पष्ट करता हूं। उससे पहले चार पंक्तियां आप सभी लोग, व्यापारी लोग, जो मुझे बताया गया कि ऑडियंस में अधिकतर व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों के समर्थन में चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था की हम व्यापारी ही तो धुरी हैं। कैसा भी दौर हो जिम्मेदारी निभाई हमने पूरी है, और हमारी ही गति से तो चल रहा है हिंदुस्तान। व्यापारी टैक्स भरता है सर, उस टैक्स से देश विकसित होता है, कि हमारी ही गति से तो चल रहा है हिंदुस्तान। और जब मैं अंतिम पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, आपके स्वाभिमान और आपकी खुददारी की है। कहीं स्वाभिमान और खुददारी एक साथ जागृत हो जाए तो मुझे तालियों में बताना कि देश की अर्थव्यवस्था की हम व्यापारी ही तो धुरी हैं। कैसा भी दौर हो जिम्मेदारी निभाई हमने पूरी है, हमारी ही गति से तो चल रहा है हिंदुस्तान। कितना भी बहुमत हो बिन हमारे सरकारें अधूरी है। वाह 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 वाह।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया संजय। मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूं और मेरे छोटे होने का एक सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन बड़े कवियों के सामने कम से कम टेबल रखी है। बस यही मस्ती कुछ देर आप जीवित रखें साहब, अपनी मस्ती के साथ हमारे साथ बने रहें। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात के लिए विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ। मोहन पटेल सर बैठे हैं, रवि जी हैं, सभी और बड़े लोग बैठे हैं। एक बात के लिए विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ। महाभारत काल में भी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, वहाँ भी वो केवल एक संजय को अफोर्ड कर सके। पर मैं पूना प्लाईवुड एसोसिएशन को प्रणाम करता हूँ कि आज वो दो संजय को अफोर्ड कर पा रहे हैं। वाह वाह, ये बढ़िया है। और देखिए, आज का जो मेरा पूरा काव्य पाठ है वो हिंदी में रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी हमारे हरियाणा में रात 9 बजे के बाद बोली जाती है। तो ये कौन से लंदन से आ रहे हैं? जी सर, मुझे बताया जाए कि ज्यादातर ऑडियंस गुजरात से है, गुजराती लोग हैं। और ये भी मुझे बताया गया कि ये गुजरात छोड़कर महाराष्ट्र में इसलिए ही आए क्योंकि वहां दारूबंदी है। ज्यादातर नहीं, सारे गुजरात से हैं। जी 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 जी, कि आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। हमारा उद्देश्य क्या होता है सर आने का? क्या आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं? बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। और इससे ज्यादा मैं आप लोगों की चापलूसी नहीं कर सकता। सर देखिए, मैं सीधे सीधे हरियाणा से आया हूँ, अपनी औकात पर आ जाता हूँ। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और देखिए, महिलाओं की पत्नियों की एक विशेष शिकायत रहती है कि पति उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी पत्नी करती है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि पति ज़्यादा मोहब्बत करते, पत्नी उतनी मोहब्बत नहीं करती। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। बहुत अच्छे। और पत्नी से क्या ना, आप आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते, बहस में आप पत्नी से जीत ही नहीं सकते। हुआ ये, मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन था, मैं बाजार गया, पनीर लेकर आया, पत्नी से कहा पनीर की सब्जी बनाकर दे दो। उसने कहा मोटे आदमी, तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है, हाइट वेट रेशो गड़बड़ाता जा रहा है, उसके बावजूद तुम्हें पनीर की सब्जी खानी है। मैंने कहा देखो, तुम समझ नहीं रही हो, मेरा वेट तो बिल्कुल सही है, अब ऊपर वाले ने हाइट ही कम दे दी, उसका मैं क्या करूं? वो गुस्से से मैं किचन में गई, पनीर की सब्जी बनाकर लाई, मैंने सब्जी चखी, बहुत तेज नमक, सब्जी चखते मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बेवकूफ औरत, तुम्हें पनीर की सब्जी नहीं बनानी आती, कितना तेज नमक डाला है? उसने कहा चुपचाप खा लो जो दिया है, मैंने नमक तो सही मात्रा में डाला है, तुम बाजार से पनीर ही कम लेकर आए थे, उसका मैं क्या करूं? गजब गजब। अब जीत ही नहीं सकते। बहुत अच्छे। अच्छा, पत्नी की दूसरी इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो, आदमी अपनी सोचता है कि चलो जो प्रॉफिट बचा है थोड़ा रिलैक्स करते हैं, कुछ सेविंग हो जाए, पर उनका रहता है कि घुमाने ले चलो। और चलो आदमी सोच भी ले घुमाने की, तो घुमाने लेकर जाए कहाँ? समस्या ये है। अगर आप उसको मान लो समुद्र किनारे ले जाए तो वो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको हिल स्टेशन ले जाए तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर उसको आप बाजार में ले जाए तो वो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया। मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छे, गजब गजब गजब, जिंदाबाद। पर मेरा निवेदन है, घर पर आप ये एक्सपेरिमेंट ना करें। क्योंकि ये जो मेरी हमारी इन बातों पर पति लोग तालियां बजा रहे हैं, देखिए जब तक कवि है तब तक तो हम बचा लेंगे, पर हमारे जाने के बाद आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। पर सर फिर भी पत्नी को घुमाने तो लेकर जाना ही पड़ता है। मैं अपनी पत्नी को माथेरन
अपने मुंबई के पास, पुणे के पास हिल स्टेशन जो माथेरन है, वहां मैं उसको घुमाने ले गया। वहां मेरे साथ जो सच्चा घटनाक्रम हुआ उस पर एक कविता कि पत्नी की इच्छा या यूं कहिए उसके रूठने पर, घर के बचे कुचे 2-4 बर्तन भी टूटने पर छुट्टी के दिन घूमने का कार्यक्रम बनाना ही पड़ा और पिछले इतवार को माथेरन जाना ही पड़ा। अपने 2 पहिया वाहन से गिरते पड़ते जैसे तैसे माथेरन पहुंचे। हर कदम 2 कदम पर एक आदमी आता, कमरा चाहिए क्या साहब ये चिल्लाता। नाना करते जब मैं थक गया था तो मेरे मुंह से सच में सच निकल गया था। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है और मुझे कमरा नहीं चाहिए क्योंकि साथ वाली मेरी पत्नी ही है। खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर किसी की कमरा तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। ऐसा बेवकूफ पति किसको कहां कौन मिलेगा। क्योंकि बात बेशक कड़वी हो पर सच्ची लगती है, पत्नी हो या नौकरी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। वाह 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 वाह। अच्छा, आप लोगों को हंसाने के लिए बेशक हम कुछ भी कहें सर, लेकिन मैं एक अपनी जिंदगी का वास्तविक किस्सा भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज से 5 साल पहले जब मैं बैंक में नौकरी करने पहली बार मुंबई गया था तो शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहां जा रहे हो तो मैं कहता रूम पर जा रहा हूं, फ्लैट पर जा रहा हूं। आज शादी के 2 साल बाद शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहां जा रहे हो तो मैं कहता हूं घर जा रहा हूं। ये पत्नी है जो ईंट और सीमेंट से बनी हुई 4 दीवारी को घर में तब्दील कर क्या देती। बात है भाई। वाह 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 वाह। अच्छा अच्छा। ये दरअसल ये भाई बैलेंस करना पड़ता है। हाँ हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कल को ये वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जा सकती है। पहले वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मेरी बीबी देखेगी, पहले वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगी, उसके बाद मुझे देखेगी और उसके बाद मैं दिखाई देने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए बीच बीच में बैलेंस करते रहते हैं। अच्छा, यशदेव भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक दिन मेरे से बोले संजय भाई हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ गलत सी बातें लिखी हुई। मैंने क्या गलत लिखा हुआ है? उन्होंने कहा शिव जी की तीसरी आंख, शिव जी के तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल गए। तीसरी आंख तो बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। मैंने कहा बायोलॉजिकली छोड़ो, प्रैक्टिकली संभव है। आज शाम को जब तुम ऑफिस से घर जाओ तो शाम को जाते ही पत्नी से कहना सुनो आज हम मूवी देखने चलते हैं, खाना भी बाहर खा लेंगे, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में बाजार से आया। उसके बाद बाजार जाना और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना। रात को 11 बजे घर लौटना और जाते ही बीबी से सिर्फ एक सवाल करना, खाने में क्या बना है। उसके बाद बीबी आपको जिन आंखों से देखती है, शास्त्रों में उसको ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया है। वाह 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 वाह। और हरियाणा की बात कर रहे थे सर। देखिए हरियाणा के आदमी पर एक आरोप लगता है कि उल्टे जवाब देता है, पर यह बिल्कुल सही बात नहीं है। हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब नहीं देता, वो प्रैक्टिकल जवाब देता है, व्यवहारिक जवाब देता है। किसी परिस्थिति में जो जवाब सबसे ज्यादा फिट हो वो देता है। हुआ ये, हरियाणा की लड़की पुणे आई, बस में बैठी, उसके बगल की सीट खाली थी, एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है तो फ्लर्ट करने के उद्देश्य से पूछ लिया मैडम टाइम क्या हुआ है। और लड़की ने देखा लड़का फ्लर्ट करने के चक्कर में तो इग्नोर किया। लड़के ने फिर पूछा मैडम टाइम क्या, और लड़की ने फिर इग्नोर किया। लड़के ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है तो लड़की ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। तो ये उत्तर हम नहीं दे सकते साहब। और होली की मस्ती की बात है साहब, होली की मस्ती में अगर साली का जिक्र ना हो तो मुझे लगता है बात थोड़ी अधूरी है। मुझे साली पर एक कविता याद आती है कि करती हुई आंख मिचोली सबसे छोटी साली बोली, जीजू इस होली रंग नहीं लगवाऊंगी और अपने गोरे गालों को खराब नहीं करवाऊंगी। ये रंग केमिकल वाले होते हैं, उतरते नहीं, इनसे चेहरे काले होते हैं। मैंने कहा सुनो साली वो आदि घर वाली, तुम चांद सी सुंदर या अप्सरा सी कोई बनावट हो, तुम चांद सी सुंदर या अप्सरा सी कोई बनावट हो, इसलिए मैं भी नहीं चाहता तेरे गोरे गालों और मेरे हाथों के बीच किसी प्रकार की रुकावट हो। दरअसल होली के बहाने दूरियां घटा लेते हैं और शादी तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से हुई है, इस बात का अफसोस मना लेते हैं।
एक शिकायत तुम्हारी माता से मेरी हमेशा रही थी, और जितने भी पति लोग यहाँ बैठे हैं उनके अपने ससुराल पक्ष से एक शिकायत रही होगी। एक शिकायत तुम्हारी माता से मेरी हमेशा रही थी, मुझे दही बड़ा क्यों दिया जब घर में रसमलाई थी। मुझे दही बड़ा क्यों दिया जब घर में रसमलाई थी। और मेरी जिस साले की मैं बात कर रहा हूँ उस साले के पीछे शादी होगी हरियाणा के रोहतक शहर में। शादी के बाद मैंने सासू माँ से मजाक मजाक में कह दिया, सासू माँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे दही बड़ा घर में रसमलाई थी। तो सासू माँ ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता महिलाएं समझती सब कुछ है, बेशक कहती कुछ ना हो। सासू माँ ने जो उत्तर दिया, क्या करूं तुम सब मर्दों की फितरत एक सी है, क्या करूं तुम सब मर्दों की फितरत एक सी है, और सच कहूं रोहतक वाले दामाद की भी शिकायत यही है। और दामाद जी दोनों बहनें एक ही घर से तो आई है, और दामाद जी दोनों बहनें एक ही घर से तो आई थी। तुमने दही बड़ा बना दिया, हमने तो दी रसमलाई थी। क्या बात, बढ़िया बढ़िया। खैर साली रंग तो एक बहाना है, खैर साली रंग तो एक बहाना है, दरअसल बढ़ती हुई नफरतों को घटाना है। मैं चाहता हूं मोहब्बत का रंग फिजाओं में रहे, मैं चाहता हूं मोहब्बत का रंग दसों दिशाओं में रहे। ये रंग ही हमारी आन बान शान हो जाए, और मोहब्बत ही हिंदुस्तान की पहचान हो जाए, और मोहब्बत ही हिंदुस्तान की पहचान हो जाए। वाह वाह वाह। हरियाणा की बात कर रहे थे सर हम। देखिए मुझे हरियाणा की एक कविता याद आ जाते हैं वहाँ से, जब हम हरियाणा की बात करते हैं। और नेताओं की बड़ी बातें किसी यसदी भाई ने, मैं नेताओं की कोई बात नहीं करना चाहता। उसके दो कारण हैं। मैंने नेताओं पर कभी भी कोई कविता नहीं लिखी, राजनीति पर कोई कविता नहीं लिखी। उसके दो कारण हैं। मेरा मानना है कि नेता जितना दूरदर्शी होता उतना कोई दूरदर्शी नहीं होता। मुझे याद है एक नेता अपने सेक्रेटरी के साथ अपनी विधानसभा में निरीक्षण के लिए गया। वहाँ उसे सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल मिले। प्रिंसिपल ने कहा सर मुझे 50 लाख का फंड चाहिए, मुझे कमरे ठीक बनवाने हैं, बेंच वेंच लगवाने, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। फिर वो थोड़ी दूर आगे बढ़े, आगे एक जेलर मिला। उसने कहा सर मुझे जेल के लिए 5 लाख का फंड चाहिए, 5 लाख से मुझे थोड़ी ज़मीन समतल करवाने ताकि कैदी आराम से सो सके। वो वापस आया, विधानसभा आकर उसने बजट सेंक्शन किया। उसने जेल को तो 50 लाख और स्कूल को 5 लाख का बजट दिया। तो सेक्रेटरी बोले सर आप गलती कर रहे हैं, दरअसल हमें स्कूल को 50 लाख और जेल को 5 लाख देने थे। नहीं देखो तुम समझ नहीं रहे हो, स्कूल तो अब हमें जाना नहीं। स्कूल तो अब हमें जाना नहीं, और जेल कभी भी जाना पड़ सकता है। और जिस प्रकार से मोदी राज चल रहा है, न जाने किस सिसोदिया की कब फाइल खुल जाए। ये बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए राजनीति पर कोई बात नहीं होगी सर। और जहाँ तक बात है मोदी जी की, सर मोदी जी की बात कर रहे थे, मुझे लगता है मोदी जी से जैसा दूरदर्शी व्यक्ति तो हिंदुस्तान की राजनीति को आज तक मिला ही नहीं। मुझे याद है जब हमने जापान के साथ बुलेट ट्रेन के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ, तो जापान से हमने 50 अरब डॉलर का जो कर्ज लिया, और उसके बाद जापान को बदले में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी भगवत गीता। सभी ने दृश्य टीवी पर देखा होगा। और अब से 50 साल बाद जब ये कर्जे की बात चलेगी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और हमारे हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपस में बात करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के कर्जे की फाइल खोलेंगे, उसमें उसको मिलेगी भगवत गीता। और जैसे ही भगवत गीता का पहला पन्ना खोलेंगे, उसमें लिखा होगा क्या लेकर आए थे। गजब, क्या बात है। तो साहब राजनीतिक इसलिए हम कोई बात नहीं करेंगे। जी जी देखिए बड़ी लंबी टीम है साहब। संजय बंसल से संजय झाला तक की यात्रा है जी। तो मैं एक कविता सुनाकर वीरगति को प्राप्त होता हूँ जी। कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। पूछा पहला ही सवाल, मच गया बवाल। बोला बताओ रामफल भैंस बड़ी की अकल। कोई और होता तो अकल ही कहता, पर चूंकि आदमी हरियाणा से था, बोला साहब भैंस ही बड़ी होती अकल से। साहब बोले कह सकते हो तुम ऐसा कैसे, कोई कारण है तो बताओ, जरा विस्तार से समझाओ। रामफल बोला पहला कारण भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। पहला कारण भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। उसी दूध को पीकर हम बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हमारी अकल भी बड़ी होती है। मतलब भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, इसलिए भैंस अकल से बड़ी होती है।
दूसरा कारण, हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं, पर क्या आप भैंस को सिर पर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस अकल से बड़ी होती है। तीसरा और अंतिम कारण, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है। कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, इसलिए पूरी की पूरी भैंस अकल से यकीनन बड़ी होती है। सब गुस्से में चिल्लाए, ये फालतू के लॉजिक मत गिनवाओ, कोई ढंग की बात है तो बताओ। रामफल बोला, देखिए 75 साल हम इस देश की आज़ादी को हो गए हैं, उसके बावजूद देश में जब बढ़ती हुई आर्थिक विषमता और सामाजिक विसंगतियां देखते हैं, जैसा यशदीप जी ने कहा, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम तो जो देखते हैं वही लिखते हैं। रामफल बोला, जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, सब आप किसी पर सवाल उठाइए, सरकार पर उठाइए, विपक्ष पर उठाइए, किसी देश पर उठाइए, पर भारत पर आप सवाल नहीं उठा सकते अगर भारत के नागरिक है साहब। देश पर सवाल संभव नहीं है, सेना पर सवाल संभव नहीं है साहब। हम भी काम करते हैं साहब, आप लोग भी काम करते हैं। सैनिक के काम करने और हमारे काम करने में एक बड़ा अंतर है, एक मात्रा का ही अंतर है कि हम वेतन के लिए काम करते हैं और सैनिक वतन के लिए काम करते हैं। वाह, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल देते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिस देश में, और दोस्तों मेरी जो अंतिम समस्या है, मुझे लगता है हम हर समस्या से लड़ सकते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसी भी समस्या से, पर एक समस्या जिसका मुझे समाधान नहीं दिखता, वो समस्या पढ़ने जा रहा हूं कि जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल देते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिस देश में शेल्टर होम तक से बच्चियों के चीखों की आवाज सुनाई देती है, उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है। उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है।